Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 9 नवंबर 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है जाम्बिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स के ऊपर तैयार किए जाते हैं। जैसे आपको याद होगा परसों के वीडियो में हमने पाम ऑयल के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल के बारे में हमने ये भी समझा था इंडिया का स्टेटस क्या है। उसी के रेफरेंस में दोस्तों आपके सामने ये प्रश्न है, देखते हैं किसको कितना कितना याद है। दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है भारत आज के समय पर दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल्स का। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है भारत मेनली जो ये पाम ऑयल को इंपोर्ट करता है ये इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से इंपोर्ट करता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं मिल पाता है तो परेशान मत होइएगा, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारे आज के पेज नंबर 10 पर भी प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर पाएंगे। क्या बात हो रही है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये रिटायर हो रहे हैं। कल इनका प्रॉपर रिटायरमेंट हो जाएगा 10 ऑफ नवंबर को, और उसके बाद एक नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत को मिलने वाले हैं, जिनका नाम होगा संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। अब देखिए, वैसे यहाँ पर इस आर्टिकल से कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं आता है जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो। जो ये करंट न्यूज़ में उसके आधार पे बता रहा हूँ, बस खाली वनडे एग्जामिनेशन के लिए नाम ध्यान रखिएगा कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं, वो है जस्टिस संजीव खन्ना। लेकिन बाकी यूपीएससी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। ये व्यक्ति कौन होते हैं, ये पद का इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहाँ कहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है, ये इसके बेसिक फैक्ट्स हैं। जहाँ से क्वेश्चन बना तो फिर आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आप यहीं से पढ़ के जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जब बात कर रहे हैं हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वैसे बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी मैंने आपको कई बार पढ़ाए हुए हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो दोस्तों ये बात तो आपको पता होगा, चाहे वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है। इनका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, यानी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन ये कहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2 के अंदर में ये मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर दिस आर्टिकल एंड दिस क्लॉज। लेकिन केवल यहाँ पे बस इतना सा ही प्रोसेस नहीं होगा, ध्यान रखिए। अब मान लो नया सीजीआई बनना है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो नए सीजीआई कौन है, जस्टिस संजीव खन्ना जी। इनका अपॉइंटमेंट इस तरीके से होगा, ये तो हमने समझा। लेकिन इस अपॉइंटमेंट में जो पुराने वाले सीजीआई होते हैं उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जाम्पल यह है कि जैसे डीवाई चंद्रचूड़ साहब जी रिटायर हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ आगे इन वाले जज को एज अ सीजीआई रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ इनको यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। तो अपना सक्सेसर को ये रिकमेंड करके जाते हैं। तो जैसे ये रिकमेंड कर देंगे फिर उनके नाम के ऊपर डिस्कशन चलता है, यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास में नाम जाता है, और जो हमारे लॉ मिनिस्टर होते हैं उस नाम को रिकमेंड करते हैं प्रधानमंत्री को, सीधा पीएम के पास में वो नाम चला गया। फिर प्राइम मिनिस्टर का मेन काम होता है वो जो नाम इनके पास में आया है उसको लेकर एडवाइस देना हमारे प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करें या ना करें।
फिर फाइनली यहाँ पर अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे साइन करके उनको सीजीआई का पद दे देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बेसिक सी चीज़ है जो आपके पॉलिटी वाले मतलब पेजेस में मेंशन्ड है, जो भी यहाँ पर आप पढ़ोगे जाके स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। समझ गए? तो जैसे यहाँ पर सीजीआई का अपॉइंटमेंट हुआ है उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी अपॉइंटमेंट होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जैसे सीजीआई के अपॉइंटमेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और करंट सीजीआई का रोल होता है, वैसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में नहीं होता। क्योंकि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। कॉलेजियम सिस्टम वह एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 5 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं हमारे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी होते हैं 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। इन सबको मिलाकर 5 लोगों को मिलाकर बन जाता है कॉलेजियम सिस्टम। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई अपॉइंटमेंट करना हो, उनका कोई ट्रांसफ़र करना हो, तो ये मेन जिम्मेदारी किनके पास में आती है? इन्हीं 5 जजेस के पास में आती है दोस्तों। ये आपस में क्या करते हैं? कंसल्टेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं और फिर उसके बाद में रिकमेंड करते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। बस ये यहाँ पर दोनों के अपॉइंटमेंट के बारे में आपको मैंने बता दिया। बाकी एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर, जब ये जज का अपॉइंटमेंट होता है तो इनका टेन्योर क्या रहता है, इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन नहीं, रेजिग्नेशन कैसे होता है? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति जज कैसे बन सकता है, देखिए जज बनने के लिए जो मिनिमम एज जो होती है ना, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपसे बन सकता है कि बताइए जज बनने का मिनिमम एज लिमिट क्या है, तो यहाँ पे कोई भी मिनिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की गई है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, है ना। मिनिमम एज नहीं डिफाइन है, लेकिन मैक्सिमम एज पता है। मैक्सिमम एज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो जज है वो सर्व कर सकता है अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे वो इस पद पे सर्व कर सकते हैं। लेकिन उस 65 साल से पहले ये रिज़ाइन भी कर सकते हैं, अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे देंगे, रेजिग्नेशन दे दिया तो हो गया यहाँ पर इस्तीफा पूरा कंप्लीट। तो ये दोस्तों टेन्योर और रेजिग्नेशन होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा इसको। और बाकी आपको पता ही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, अगर इनका रिटायरमेंट एक बार हो जाता है तो रिटायरमेंट होने के बाद में किसी भी कोर्ट के अंदर में ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इंडिया में मान लो किसी दूसरे कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो नहीं कर सकते, या फिर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में वर्क करना चाहें तो ये नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही संविधान में जो आर्टिकल 128 है, इसने एक चीज़ नई ऐड कर दी। आर्टिकल 128 ये बोलता है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर हुआ हुआ जज है जिसका रिटायरमेंट हो चुका है, तो इसको वापस से सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है। लेकिन बुलाएंगे कौन? हमारे सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन सीजीआई जो है पहले प्रेसिडेंट के साथ में रिकमेंडेशन करेंगे, एक अप्रूवल लेंगे, उसके बाद में जाकर क्या किया जा सकता है, ऐसे जज जिनका रिटायरमेंट हो गया है उनको वापस से बुलाया जा सकता है सर्व करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये आर्टिकल 128 बोलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और यहीं से आपको घुमा फिरा के एक और चीज़ पूछी जा सकती है। पहला क्वेश्चन बन सकता है, क्या बताओ जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसका मिनिमम एज क्या है? तो आपको बताना है कोई मिनिमम एज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज 65 ईयर्स तक वो सर्व कर सकते हैं। इसको दिमाग में बैठा लेना। दूसरा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो वो कॉलेजियम सिस्टम का एक अहम रोल आता है। तो क्या कॉलेजियम सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? प्लीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। ये जो टर्म है ना कॉलेजियम, ये हमारे संविधान में कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है, बस खाली एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के तहत यहाँ पर इसको बनाया गया था। फिर आप सोचोगे यार जजेस तो बहुत पावरफुल होते हैं, ये सभी पावर्स इनके पास में है, लेकिन मतलब इनको हटाया नहीं जा सकता क्या इनके पद से? या केवल ये खुद ही रिज़ाइन करना चाहें तो रिज़ाइन करेंगे? रेजिग्नेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। देखिए, जब बात आती है इनको रिमूव करने की, इनके पद से हटाने की, तो हटाया जा सकता है। जब बात आती है रिमूवल की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनको रिमूव किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, लेकिन हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जजेस को रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर में आपको जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है इनकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ पर एक कह सकते हैं रिमूवल प्रोसेस को पास करवाना होगा, जिसमें एक स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। स्पेशल मेजोरिटी आप समझते हैं ना? स्पेशल मेजोरिटी मतलब जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की, उसकी यहाँ पर एक मेजोरिटी की बात हो रही है, या फिर
कह सकते हैं जितने लोग प्रेजेंट होते हैं सेशन के अंदर में, उनमें से कम 2/3 यानी कि 2/3 मेंबर्स जो हैं दोस्तों वो यहाँ पे वोट कर रहे हो, उनका यहाँ पर एक अप्रूवल का आवश्यकता होता है। लेकिन रिमूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना होगा कि वो जो जज है वो मिसबिहेव कर रहा है या फिर उसमें अब क्षमता नहीं है काम करने की, तो इसके आधार पर उसको रिमूवल भी किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उसके अलावा सीजीआई के बारे में जो बेसिक डेटा है वो समझा दिया है। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। चलें फिर आगे, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ना आप सोच रहे होंगे सर हम इसके नोट्स कैसे बनाएं जो भी आपने पढ़ाया है। डोंट वरी, ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे आप देख पाएंगे कि सीजीआई का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो कौन सा आर्टिकल है जो कि अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है ना। उसके अलावा यहाँ पे लॉ मिनिस्टर का क्या रोल है, जो भी बातें मैंने एक एक वर्ड का यूज़ किया है वो सब चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है। ठीक है, चलिए ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे भी आपने देखा हमने जजेस के बारे में डिस्कशन किया, ऐसे आज 8-10 आर्टिकल और भी डिस्कस करने वाले हैं। सब में वैल्यू एडिशन के साथ में डिस्कशन रहेगा। केवल न्यूज़पेपर पढ़ के निकल मत जाना, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी, अलग से समझना होगा, स्टैटिक पोर्शन से लिंक करना होगा। वो सब चीज़ें एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। नाउ यहाँ पे दोस्तों जो पीडीएफ आपको मिलता है इस ग्रुप में वो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह आराम से निकलवा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट को हेल्प मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस ग्रुप में आपका करंट अफेयर का सारा कंटेंट डाल दिया जाता है, डेली बेसिस पे अपडेट होता है। तो आधे से ज़्यादा लोगों की जो परेशानी है नोट्स बनाने की वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप का एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे और अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर लेना। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोगों ने सपोर्ट करना है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर आते हैं। नाउ जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये आपका पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आज का आर्टिकल ऑफ द डे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे और इस टॉपिक को भी आप जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी, जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पे लगातार एक यूनिवर्सिटी ट्रेंड कर रही है, वो AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। हुआ क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक बहुत पुराना केस है, लगभग कब का, 1967 का केस है दोस्तों वो, जिसमें यहाँ पे ये बोल दिया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं यानी अल्पसंख्यक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था मुस्लिम्स के थ्रू। ठीक है, अभी मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, कुछ डिटेल शेयर करूंगा। तो इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का टैग मिला हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे एक केस आया जिसमें बोला गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कोई माइनॉरिटी टैग नहीं मिलेगा, जिसके बाद देश भर में प्रोटेस्ट भी हुआ ना। वो केस चलता चलता दोस्तों आज समय आ गया 2024 और सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन में 1967 वाला जो ये केस था इसको पलट दिया और बोला है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास में ये माइनॉरिटी टैग रहेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ मामला क्या है थोड़ा विस्तार से, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड भी समझना ज़रूरी है। पहले इतिहास समझेंगे आखिरकार क्या क्या चल रहा था। नाउ ये माइनॉरिटी टैग का इंपॉर्टेंस क्या है इसके लिए और क्या मैटर यहाँ पे चल रहा है, सभी चीज़ें समझेंगे और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको ये जो केस है वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मामला क्या है इसको समझिएगा। ये तो आपका न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें ये वैल्यू एडिशन डेटा लेकर चलना जो कि मैं अलग से ऐड करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो आपकी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल दोबारा उठाओगे नहीं आगे, तो प्रॉपर डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए और कैसे क्वेश्चन बनेगा वही बताऊँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ये केस चल रहा था उसको वापस से देखा है और यहाँ पे बोला है कि ये देखो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और इसको माइनॉरिटी स्टेटस शुरू में दिया गया था क्योंकि माइनॉरिटीज़ के माध्यम से इसको शुरू किया गया, इस वजह से इसको अल्पसंख्यक का टैग मिला। लेकिन इनका कहना यह है कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसका माइनॉरिटी स्टेटस नहीं छूटना चाहिए, जैसा है वो वैसा बना रहना चाहिए।
ठीक है, भले यहाँ पर क्यों ना आप इसको किसी एक्ट के माध्यम से रेगुलेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये बना रहना चाहिए। अब मामला क्या है सुनिए। अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक इतिहास देखते हैं तो इतिहास ये है, ये जो यूनिवर्सिटी है एक समय पर MOA कॉलेज के नाम से जानी जाती थी, यानी कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये कॉलेज बनाया गया था सर सैयद अहमद खान जी के थ्रू 1875 में। तो ये बेसिक फैक्ट ध्यान रखिएगा आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ ये जो यहाँ पे पूरा कॉलेज तैयार किया गया था, इसका मेन पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो मुस्लिम्स के लोग, मतलब अगर आप मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ में लोग देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल बैकवर्डनेस से गुजर रहे थे। एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान। तो इसी एजुकेशनल बैकवर्डनेस को काउंटर करने के लिए, लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए ये जो पूरी एंग्लो कॉलेज है इसको ओपन किया गया था। ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की हम जो बात कर रहे हैं। देन उसके बाद दोस्तों समय आ जाता है 1920 का। 1920 में क्या होता है, इसी इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 1920 में इसी MOA कॉलेज को यूनिवर्सिटी का टैग दे दिया गया। लेकिन जो वो टैग मिलता है वो भारत के एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से, वो है एक्ट ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके माध्यम से इसको क्या किया गया, ये टैग दे दिया गया। नाउ अब क्या हुआ, जैसे ये टैग मिला ये कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है, यानी AMU बन जाता है। तो कहानी कैसे शुरू हुई इस यूनिवर्सिटी के बनने की, ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद शुरू कैसे हुआ, ज़रा इस डिस्प्यूट का ओरिजिन समझते हैं। पहले ये बोला जाता है कि देखिए कुछ ना चैलेंजेस देखने को मिले उस 1920 के एक्ट में, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरुआत में MOA था ये। 1920 में यहाँ पर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया इंडियन एक्ट के माध्यम से, है ना। यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला तो नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। तो प्रॉब्लम यही थी कि धीरे धीरे करके ये जो 1920 वाला एक्ट था उसके अंदर में 1951 और 1965 में कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए गए, यानी बदलाव कर दिए गए। और बदलाव क्या थे ज़रा वो सुनिए दोस्तों। बदलाव यहाँ पर ये हुआ करते थे कि पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को केवल माइनॉरिटी का स्टेटस था, तो यहाँ पे केवल और केवल जो मुस्लिम से दोस्तों वो पढ़ सकते थे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी का टैग मिल गया, बहुत सारे बदलाव कर दिए गए, तो इस यूनिवर्सिटी का जो कह सकते हैं कि कोर्ट हुआ करता था उसमें नॉन मुस्लिम्स को भी हिस्सा बनाया गया। नॉन मुस्लिम्स को भी अलाउ किया गया कि वो इस यूनिवर्सिटी के कोर्ट में शामिल होंगे। उसके अलावा जो एक रिस्ट्रिक्शन लगा था कि इस कोर्ट में केवल और केवल जो मुस्लिम्स हैं उन्हीं को रखा जाएगा, उस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया। नॉन मुस्लिम्स भी अब दोस्तों इस कॉलेज में पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, स्पेशली यहाँ के कोर्ट के बारे में बात हो रही है, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक और अमेंडमेंट आया, और उस अमेंडमेंट के माध्यम से क्या हुआ, इस यूनिवर्सिटी कोर्ट यानी यूनिवर्सिटी का जो अपना कोर्ट हुआ करता था, इसकी जो पावर थी उसको कम कर दिया गया। नाउ अब यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया, उसी को ये सारी पावर्स थमा दी गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया दोस्तों, अगेन इस कोर्ट के पास से पावर्स चली गई, यूनिवर्सिटीज़ के पास से पावर्स चली गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ गई, नॉन मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन हो गया। तो इस वजह से एक केस दर्ज हुआ और वो केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता है, और ये चैलेंज किया जाता है कि देखिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसको वो एस्टेब्लिश किया था मुस्लिम्स ने, तो मुस्लिम्स का ही राइट होना चाहिए, इसको मैनेज करने का वही सारे डिसीजंस लेंगे। ये मैटर चला दोस्तों। तो राइट टू मैनेज का यहाँ पर एक सबसे बड़ा कह सकते हैं मुद्दा उठा, जिसको लेकर फिर आया 1967 का ये केस। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो मुस्लिम्स हैं, भले ही यहाँ पर इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया हो 1920 में, क्योंकि 1920 में ही AMU बना था MOA से, क्योंकि टैग मिला यूनिवर्सिटी का, समझ रहे हैं ना, सबको लिंक करके समझिएगा। तो हुआ क्या, ये भले इन्होंने यहाँ पर शुरू किया हो, लेकिन जो यहाँ से डिग्री वगैरह मिलेगी वो सब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ही तो देगी। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। तो इसी के आधार पर क्या होता है, 5 जज की बेंच बैठती है। और ये जो केस है इसका नाम क्या है, ध्यान रखिए, 1967 का जो ये केस है इसका नाम है एस अजीज़ बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये बोला गया कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्योंकि अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह देखने को मिल रही है, तो इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं बोला जाएगा, इसका माइनॉरिटी टैग हटा दिया जाएगा। ये दोस्तों 1967 का केस निकल कर आया, जिसी वजह से ये आप आर्टिकल में देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी 1967 के वर्डिक्ट को ओवर रूल कर दिया है और बोला है कि देखिए इसका जो माइनॉरिटी टैग है वो मेंटेन रहेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी ये जो केस है इसको रेगुलर बेंच की तरफ भेजा गया है ताकि इसके क्वेश्चन को और डिटेल से एनालाइज किया जा सके।
तो उस समय पर जो ये केस देखा गया तो बोला गया कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसको सेंट्रल एक्ट के माध्यम से बनाया गया ताकि जो सरकारी रिकग्निशन है, जो यहाँ से डिग्री मिल रही है वो सरकारी रिकग्निशन दिया जाए। और एक्ट जो है वो खुद ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी एफर्ट्स के थ्रू बनाया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये टैग है मुस्लिम माइनॉरिटी का, ये माइनॉरिटी टैग यहाँ से हम लोग हटा रहे हैं। समझ रहे हैं? फिर धीरे धीरे करके इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दे दिया जाता है हमारी भारत सरकार के थ्रू 1981 के अंदर में। अब क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जो ये रूलिंग आई थी 1967 में कि माइनॉरिटी का टैग हटा रहे हैं, इसकी वजह से प्रोटेस्ट होने लगा देश भर में। स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे और इन्होंने वापस से मांग की कि हमें इस यूनिवर्सिटी के अंदर में माइनॉरिटी स्टेटस दीजिए। समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, इसके रिस्पॉन्स में उस समय पर गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स करे 1981 वाले एक्ट में और थोड़ा बहुत यहाँ पर चीज़ों को सुधारने की कोशिश की गई। जैसे 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि 50% जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स की सीट होगी वो केवल और केवल मुस्लिम कैंडिडेट के पास में रहेंगी। जैसे यहाँ पर 2005 में ये चीज़ लेकर आई गई, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट दोस्तों बीच में आ जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर इस पूरे डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, इस रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया और बोला कि देखिए 1981 का जो ये एक्ट है जिसके माध्यम से ये पावर्स वगैरह दी जा रही है इसको नलीफाई करते हैं। तो अब क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये बोलता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब ये केस देखा ना तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ही जो ये पुराना वाला केस था 1967 वाला अजीज़ बादशाह वाला, इसी केस को रेफ़र किया और इन्होंने ये बोला कि देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर आप अलग से रिजर्वेशन दे रहे हैं वो भी माइनॉरिटी के आधार पर, ऐसा क्यों? तो ऐसा दोस्तों मामला उठ कर आया। फिर 2006 में लगभग 8 पेटिशंस, जिसमें यहाँ पर गवर्नमेंट की भी पेटिशंस थी, वो सब जाती हैं, है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजंस को लेकर कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये क्या डिसीजन दे दिया, ये माइनॉरिटी का टैग खत्म करने की बात कर रहे हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लेकर आ रही है, सॉरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेकर आ रही है, उसको भी हटाने की बात की जा रही है। तो ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास में गया। फिर अगर आप देखेंगे धीरे धीरे करके गवर्नमेंट इससे विड्रॉ कर लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना यह है कि देखिए यहाँ पे अगर हम एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाएंगे तो इससे जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होगा, क्योंकि हम लोग बात करते हैं अपने देश में सेक्युलरिज्म की, जहाँ पे सभी रिलीजन सभी धर्म एक साथ चलेंगे, सभी मिलकर रहेंगे, सभी को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, सभी के पास में यहाँ पर फ्रीडम है अपने इन रिलीजन्स को प्रैक्टिस करने की, ये सब राइट्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हम एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देंगे तो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट वायलेट होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया। फिर ये केस दोस्तों धीरे धीरे करके रेफर कर दिया गया, आगे चलता गया और समय आ गया 2024 का। नाउ फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए हम अपने ही पुराने वाले वर्डिक्ट यानी 1967 वाला जो वर्डिक्ट है इसको ओवर रूल कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में जो है डिसीजन इन्होंने कल सुना दिया, जिस वजह से यहाँ पर ये मामला चर्चाओं में है। और आप देख पाएंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को सेलिब्रेट करता है और कह रहा है कि देखिए जो भी यहाँ पर मामला आगे के लिए भेजा गया है, जो स्पेशली हमारी रेगुलर बेंच होती है ना, उसको भी मामला दिया गया है, तो एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियंस है उसके लिए भी यहाँ पर ये लोग वेट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह सकते हैं बात की है आर्टिकल 30 की। तो जो आर्टिकल 30 है दोस्तों वो क्या बात करता है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये माइनॉरिटीज़ के पास में राइट है कि वो अपने एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको पता होगा अभी परसों मैंने ये पढ़ाई थी आपको, तो इस राइट का यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन देना होगा, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आई होप आपको जो मामला है वो समझ में आ चुका है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये केस क्या है और अभी के समय पर क्या इश्यूज़ हैं और फिर इतिहास में क्या चला था। अब दोस्तों यहाँ पे क्योंकि हम लोग माइनॉरिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के बारे में बात कर रहे हैं, तो माइनॉरिटीज़ को लेकर एक कमीशन आता है। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन ये है, क्या संविधान के अंदर में माइनॉरिटीज़ को अलग से डिफाइन किया गया है? नहीं, ये भी बात ध्यान में रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ हैं क्या एग्जैक्टली वो नहीं बताया गया है। नाउ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की जब बात करते हैं तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इनके पास में बहुत सारी पावर्स हैं और इस बॉडी को भारत सरकार के थ्रू बनाया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। क्योंकि एक एक्ट के माध्यम से बना है, इस वजह से यहाँ पर कह सकते हैं ये अलग से तैयार किया गया है। ये जो कमीशन है इसको बनाने के पीछे का पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं इनकी प्रोटेक्शन करना, इनके वेलफेयर के लिए वर्क करना। इस कमीशन को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में और यही माइनॉरिटी अफेयर्स दोस्तों आज इसको मैनेज करता है। ठीक है,
अब इसका कमीशन का मेन पर्पस क्या है कि जब भी इंडिया के अंदर में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट की बात होगी, उनके वेलफेयर के बारे में डिस्कशन होगा, तो यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है इस कमीशन की कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को ये अच्छे अच्छे एडवाइस देगा कि हाँ, हम माइनॉरिटीज़ के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने देश में माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में तो केवल 5 कम्युनिटीज़ थी जिनको यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का टैग दिया गया था, लेकिन करंट समय पर 6 कम्युनिटीज़ हैं। स्टार्टिंग में अगर हम बात करेंगे तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और ज़ोरास्ट्रियन यानी पारसीज़, इनको नोटिफाई किया गया एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे गवर्नमेंट के माध्यम से। लेकिन 2014 में 2014 में जैन्स को भी यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया था, अनदर माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिसके बाद से यहाँ पर टोटल 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। ये हो गया आपका बेसिक फैक्ट। ठीक है, तो आर्टिकल भी पढ़िए, वैल्यू एडिशन भी रखिए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ पेज नंबर 7 पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जिसको हम लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। हुआ क्या है, मानस नेशनल पार्क जो कि असम में प्रेजेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है, ऐसा बताया गया है, जिस वजह से ये न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो 2011 से लेकर 2019 के बीच में करंट समय पर मानस नेशनल पार्क में टाइगर की पॉपुलेशन ट्रिपल हो चुकी है। बस इतना यहाँ पे खबर में है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मानस नेशनल पार्क के बारे में। तो दोस्तों इसका लोकेशन क्या है, असम में। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं तो असम में ये 2 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। एक तो हो गया मानस नेशनल पार्क जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर किया हुआ है, दूसरा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसको भी ध्यान में रखेगा। तो असम के ये 2 टाइगर रिजर्व्स हैं जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला हुआ है, लिख लेना कहीं पर लिखना चाहो तो। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग तरीके से। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मानस नेशनल पार्क को लेकर सवाल ऑलरेडी बन चुका है। ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो चलिए पहले मैं आपको मानस नेशनल पार्क के बारे में पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे टाइगर की पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी पिछले कुछ समय पर भी कवर की गई है टाइगर्स को लेकर। तो मानस नेशनल पार्क के बारे में एक बेसिक फैक्ट, ये जो नेशनल पार्क है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर रिजर्व है ये कहाँ पे लोकेटेड है, असम के अंदर में। ठीक है, और असम में स्पेशली जो भूटान है, ऊपर आपको देखने को मिलेगा भूटान एक दूसरा कंट्री है, तो उसके पास में ही यहाँ पे लोकेटेड है। और भूटान के अंदर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है रॉयल मानस नेशनल पार्क, उसके साथ में लगा हुआ है दोस्तों हमारा ये वाला मानस नेशनल पार्क, मतलब उसके पास में आपको देखने को मिलेगा। ना ये जो पार्क है दोस्तों, उसका जो नाम है मानस नेशनल पार्क, ये कहाँ से रख दिया गया, क्योंकि यहाँ से एक नदी बहती है मानस, इस वजह से ये नाम यहीं से लिया गया। ये पार्क जाना जाता है अपने बहुत ही ज़्यादा रेयर एनिमल स्पीशीज़ के लिए। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ते हैं, या कुछ जानवर ऐसे हैं जो केवल यहीं पे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपसे बन जाए कि मानस नेशनल पार्क स्पेशली कौन से जानवर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे जो वाइल्ड वाटर बैफलो है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें एक नदी बहती है मानस नदी, यहीं से इसका नाम है। तो मानस नदी इस पूरे पार्क से बहती हुई गुजरती है। और ध्यान रखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है उसी की ट्राइब्यूटरी है, उसी की सहायक नदी है मानस नदी। अब 2012 में देखेंगे तो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कैसा था कि यहाँ पे आपको कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ दिए गए हैं, जैसे ये 4 एरियाज़ के नाम दिए गए हैं, बंदीपुर, भितरकनिका, मानस और सुंदरबन। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि इन चारों में से बताइए कौन कौन से वो हैं जिनको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मानस तो टाइगर रिजर्व है ही, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर वैसे ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाएगा। जब ये 2012 में पूछा गया था उसके बेसिस पे, तो बी यानी कि 1, 3 एंड 4, यानी बंदीपुर टाइगर रिजर्व भी है, मानस टाइगर रिजर्व भी है और सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कई बार आप लोगों से इसका लोकेशन पूछ लिया जाता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा टाइगर के बारे में पढ़ लेते हैं। जब बात करते हैं टाइगर की, तो जो पैंथेरा टिग्रिस है, ये आज के समय पर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है। टाइगर की जब बात करेंगे तो दोस्तों टाइगर लगभग 13 कंट्रीज़ में पाया जाता है, और स्पेशली जिसमें इंडिया है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, रशिया है, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सभी कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन IUCN की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये बोलती है कि टाइगर की पॉपुलेशन कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम में ख़त्म हो चुकी है, केवल कुछ ही जगह पर प्रेजेंट है। इंडिया में भी टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अब बात आती है प्रोटेक्शन स्टेटस की, तो स्पेशली जो ये वाला टाइगर है दोस्तों, ये है रॉयल बंगाल टाइगर, जो भारत में पाया जाता है और भारत का नेशनल एनिमल है।
ये रॉयल बंगाल टाइगर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टाइगर में बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, ध्यान रखिएगा। रॉयल बंगाल टाइगर का जो प्रोटेक्शन स्टेटस है, आईयूसीएन के अंदर में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरे में करंट समय पर यह प्रजाति देखने को मिलती है। अच्छा, ये अगर रॉयल बंगाल टाइगर है तो इसके अलावा कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं टाइगर की, ज़रा वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों, उससे पहले याद रखिएगा, आज दुनिया के 70% टाइगर्स भारत में पाए जाते हैं। जब बात करता है बंगाल टाइगर की तो ये इंडिया में पाया जाने वाला टाइगर है। उसके अलावा दूसरी स्पीशी है कैस्पियन टाइगर। ये आपको टर्की वगैरह में देखने को मिलता है, सेंट्रल और वेस्ट एशिया में भी पाया जाता है, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुकी प्रजाति है ये। तीसरा आता है एमूर टाइगर। अब एमूर टाइगर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है। फिर आता है एक जावन टाइगर। अब ये इंडोनेशिया के जावा वाले रीजन में पाया जाता है, बट ये भी करंट समय पर ख़त्म हो चुका है, आगे ब्रैकेट में एक्सटिंक्ट यूज़ किया गया है। उसके अलावा आता है साउथ चाइना टाइगर। ये ऑब्वियसली बात है, नाम ही पता चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है चाइना में ये पाया जाता है। उसके अलावा बाली टाइगर, ये इंडोनेशिया के बाली में देखने को मिलता है, बट क्योंकि आईयूसीएन की रिपोर्ट बोलती है कि ये भी खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसके अलावा सुमत्रन टाइगर, हाँ ये बचे हुए हैं इंडोनेशिया के अंदर, स्पेशली सुमत्रा वाले रीजन में पाए जाते हैं। फिर एक टाइगर आता है इंडो चाइनीज़ टाइगर, जो कि हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो ये टाइगर की कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, बस खाली इसमें से ज़्यादातर उन स्पीशीज़ के बारे में ध्यान रखना जो खत्म हो चुकी है। एक तो आपके यहाँ पे बाली टाइगर हो गया जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसके अलावा दूसरा है जावान टाइगर, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, और तीसरा है कैस्पियन टाइगर, ये खत्म हो चुके हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आज भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, ज़रा बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, क्या नंबर आपको इस टाइगर रिजर्व का देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर दोस्तों उसी ही सेम पेज पर, पेज नंबर 7 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जहाँ पे बात हो रही है ड्रोन्स टू एमर्ज एज अ गेम चेंजर इन द फिशरीज सेक्टर, ऐसा हमारे यूनियन मिनिस्ट्री का कहना है। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर 2020 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। जब हम बात करते हैं ड्रोन की, तो ड्रोन क्या है, इस तरीके से आप देख पाएंगे एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको बोलते हैं यूएवी, है ना। अभी यहाँ पर ड्रोन नॉर्मल है, आजकल सभी जानते हैं, इसको यहाँ पे रिमोट से उड़ाया जाता है। लेकिन आजकल ड्रोन के बहुत सारे जो उपयोग हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक उपयोग तो आपके सामने फ़ोटो में दर्शाया गया है, क्या है कि जितने भी यहाँ पर जो मछली पकड़ी गई हैं उन मछलियों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है ये पर्टिकुलर ड्रोन। आप देख पाएंगे नीचे नेट में ये मछलियाँ पकड़ी हुई हैं, इनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ऐसे ड्रोन के बहुत सारे यूजेस देखने को मिलते हैं, अभी मैं आपको उनके यूजेस बताऊंगा। लेकिन करंट समय पर इस आर्टिकल में दो एस्पेक्ट को टच किया गया है। पहला यहाँ पे हमारा फिशरीज सेक्टर जिसके ऊपर में ध्यान दिया गया है, यानी कि जो मत्स्य पालन क्षेत्र है, यानी मछली पालन की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में कहाँ पर किस लेवल पर ये एक सेक्टर काम करता है वो जानना ज़रूरी है, और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के आधार पर मैं आपको देने वाला हूँ। फिर दूसरा यहाँ पे फिर हम ड्रोन्स के यूजेस को भी डिस्कस करेंगे। हुआ एक्चुअली में यह है कि जो हमारे कह सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज़ हैं, क्योंकि इस पूरे मत्स्य सेक्टर को देखने के लिए हमारा एक मंत्रालय है, तो उन्होंने ये बोला कि जो ड्रोन्स है दोस्तों ये एक गेम चेंजर हो सकते हैं हमारे इस फिशरी सेक्टर में सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ये सब बातचीत क्यों की गई है, एक अवेयरनेस वर्कशॉप का उद्घाटन हुआ था जहाँ पे इसको लेकर डिस्कशन चल रहा था कि ड्रोन आज ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में कई सारे प्रकार के फ़ायदे प्रोवाइड करवा रहा है। क्योंकि इन ड्रोन से दोस्तों हम इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, मैपिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, एग्रीकल्चर में अगर आपको पेस्टिसाइड छिड़कनी है यानी कीटनाशक छिड़कना है तो उसके लिए भी यहाँ पर ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है। ऐसे ड्रोन्स के बहुत सारे उपयोग आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन यहाँ पे हम फिशरी सेक्टर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, वो बताया जा रहा है। दूसरा, आज हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट योजना है। एक योजना के बारे में बात हो रही है, जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत एवन हर गांव के लिए 2 करोड़ रुपए एलोकेट करे गए हैं, जहां पे हम फोकस करेंगे कि जितने भी फिशरीज सेक्टर से जुड़े हुए हमारे फार्मर्स हैं उनकी मदद की जा सके, क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे वो व्यक्ति हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करवाई जा सके, इसके लिए पर्टिकुलर योजना काम करती है। एवन इस सिस्टम के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, अपने मछुआरों को अलर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, वेदर अलर्ट दे सकते हैं क्योंकि वो समुद्र में मछली पकड़ रहे हैं, साइक्लोन आने वाला है तो वार्निंग दे सकते हैं। ये इसको लेकर जो टेक्नोलॉजीज वो इसरो ने डेवलप की है ताकि हमारे देश का फिशरीज जो सेक्टर है उसको और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि आज हम बहुत सारी जो फिशेस हैं उनको एक्सपोर्ट करके अर्निंग करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ड्रोन का उपयोग करके, नई टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करके इस सेक्टर को और ग्रो किया जा सकता है। बस ये यहाँ पर इस आर्टिकल का एक रेफरेंस है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आज के फिशरी सेक्टर के बारे में।
अब दोस्तों यहाँ पर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मेंस में हेल्प कर सकती हैं, प्रीलिम्स में हेल्प कर सकती हैं। जब बात करते हैं हम लोग मत्स्य पालन की, मछली पालन की, तो इंडिया आज के समय पर दूसरा सेकंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर नेशन है जहाँ पे हम मछलियों को पालते हैं, और थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है आफ्टर दी चाइना। चाइना हमसे अभी भी आगे है। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, भारत का जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो यहाँ पे सपोर्ट करता है हमारे इस पूरे फिशिंग इंडस्ट्री को। हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज आज देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन समुद्र के साथ में लगता है। क्योंकि इंडिया का मैप अगर आप ड्रॉ करेंगे तो दोस्तों हमारा जो सदर्न इंडिया है उसकी जो बाउंड्री है 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी बाउंड्री समुद्र के साथ में रखती है। तो इस वजह से इंडिया में फिशरीज सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है। इतना ही नहीं, भारत का जो फिशरी सेक्टर है दोस्तों, इसमें कुछ राज्य हैं जिनका एक अहम रोल होता है, स्पेशली जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, तटीय राज्य जिनको हम बोलते हैं। क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा मछुआरे हैं जो वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं, मार्केट में बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और अर्निंग करते हैं। तो इस वजह से जो हमारे फार्मर्स की इनकम है वो भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती है। तो अभी एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आप मैरिन स्टेट्स की बात करेंगे तो इनके माध्यम से हुआ यह है कि हमारे फिशरमैन्स यानी मछुआरों की जो इनकम है वो इम्प्रूव हुई है। जो टोटल फिशरी का पोटेंशियल है, इस पूरे सेक्टर का जो दोस्तों मेन पोटेंशियल है भारत में, ये इम्प्रूव होता हुआ नजर आया है। आगे हम अपना टारगेट रखते हैं कि फार्मर्स की इनकम को दुगना कर देंगे 2025 तक। स्पेशली ये फिशरीज सेक्टर के फार्मर्स की बात हो रही है। इतना ही नहीं, जितना भी समुद्र से हम पकड़ रहे जितना भी फूड है, इसको हम सी फूड बोलते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इंडियन इकॉनमी पर। इतना ही नहीं, जितना भी बड़ा ये फिशरी सेक्टर है ये मिलियंस ऑफ लोगों को रोज़गार देता है। आज कई सारे मछुआरे हैं जो इस सेक्टर में काम करते हैं। तो काम करते हैं तो एक अर्निंग होती है, उस अर्निंग को वो खर्च भी करते हैं इकॉनमी के ऊपर में, तो इससे इकोनॉमिकल ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। फिर उसके अलावा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी यहीं से मेंटेन किया जाता है। क्योंकि जब बात करते हैं फ़िश की तो मछली को एज अ सुपर फूड माना जाता है। क्योंकि फ़िश की जब बात करते हैं तो फ़िश को जब एज अ मीट कंज्यूम किया जाता है तो उसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयोडीन, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो एक इंसान की जो पोषण की ज़रूरत है, न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है, उसको प्रोवाइड करवाने का काम भी यहाँ से कंप्लीट किया जाता है। लेकिन ये तो सब कुछ हो गया फिशरी सेक्टर के फ़ायदों के बारे में बात, या क्या एक इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल है भारत के लिए, क्या कुछ योगदान दे सकता है, वो सब कुछ हमने पढ़ा। लेकिन इसी सेक्टर में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको आज हम निपटा नहीं पा रहे हैं। अगर हम उन समस्याओं से लड़ लेते हैं तो इस पूरे सेक्टर को और तेज़ी से ग्रो किया जा सकता है। समस्या नंबर 1 वो है मैरीन फिशरीज मैनेजमेंट। कहने का मतलब है आज हम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर पा रहे हैं। क्या? जितना भी फिश स्टॉक है उसको लेकर कि हमारे पास में इतनी ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसको प्रॉपर कंट्रोल करना, एक निगरानी रखना, वो दोस्तों हमारे लिए आज एक चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। अगर मछलियाँ पकड़ भी ली जाती हैं तो उसके बाद उनको एक कह सकते हैं ठंडे रीजन में रखना होता है ताकि वो सड़ ना जाएं अगर टाइम पर ना बिकें तो स्पेशली जब एक मछुआरा मछली पकड़ लेता है तो उसके बाद उसको स्टोर करने के लिए ठंडा रीजन चाहिए होता है, और वो वाली फैसिलिटीज़ हमारे पास में बहुत कम है। तो इस वजह से कई बार लॉस हो जाता है फार्मर्स को, क्योंकि वो सही से उसको बेच नहीं पाते या उनका आइटम आगे बेचने लायक नहीं बच पाता है। तीसरा सबसे बड़ा जो इशू है फिशरी सेक्टर में वो है क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। कई बार जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, इससे क्या होता है, ओशन का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। जैसे यहाँ पर ओशन और ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसके नीचे जो प्रेजेंट यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो प्रेजेंट है दोस्तों, वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होते चले जाएंगे। इतना ही नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में आपको पता है एक डिस्प्यूट रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी अगर हम देखेंगे तो जो ये फिशरी सेक्टर है वो आज के समय पर चैलेंजेस को फेस करता है, क्योंकि श्रीलंका के नेवी जो है वो हमारे मछुआरों को अरेस्ट करके ले जाती है जब वो मछली पकड़ते यहाँ पर उनकी टेरिटरी में घुस जाते हैं। फिर उसके अलावा बात आता है यहाँ पर एक होता है इलीगल फिशिंग करना। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको बोलते हैं IUU इनिशिएटिव। इसको लेकर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। यह है इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग, जिसमें पुराने तरीके अपनाए जाते हैं और इलीगल तरीके से यहाँ पर क्या करा जा रहा है, मछलियों को पकड़ा जा रहा है। इससे सीधा सीधा यहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। समझ रहे हैं? और इसी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव चलाए हैं ताकि भारत के फिशरी सेक्टर को इंप्रूव किया जा सके। तो उस इनिशिएटिव में पहला क्या है, मैरीन फिशरीज मैनेजमेंट, जहाँ पे हमारा मेन टारगेट है कि
इस पूरे सेक्टर का प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। क्योंकि जब बात करते हैं मत्स्य पालन की, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, हमारे संविधान के 7th शेड्यूल के अंदर में इसको कवर किया गया है। तो 7th शेड्यूल में जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसके अंदर में कवर किया गया है। तो स्टेट के पास में पावर्स हैं इस पूरे फिशरी सेक्टर को मैनेज करने की, समझ रहे हैं ना। उसके अलावा जब बात आती है टेरिटोरियल वाटर की, यानी कि टेरिटोरियल वाटर से बाहर, यानी जो पानी का हिस्सा, समुद्र का पानी का हिस्सा हमारे दायरे में आता है, जिस पे इंडिया का पूरा कंट्रोल रहता है, उसमें जो जो राज्य उस समुद्र के किनारे प्रेजेंट हैं उनके पास में हक रहता है कि वो उसको लेकर सभी चीज़ें मैनेज करें। लेकिन जब हम थोड़ा और बीच में चले जाते हैं, समुद्र के जो इंटरनेशनल वाटर्स आ जाते हैं, तो उस वाला हिस्से को दोस्तों यूनियन लिस्ट में कवर किया गया है, ध्यान में रखिएगा। नहीं तो फिर जो भी हमारा ये फिशरी सेक्टर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में कवर किया गया है, ध्यान रखिए। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक की साइड से भी बहुत सारी फंडिंग आज भारत के सेक्टर को मिलती है। 2020-21 में भी लगभग $150 मिलियन का जो फंड है वो वर्ल्ड बैंक की साइड से अप्रूव किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके बारे में अभी हमने इस आर्टिकल में भी डिस्कस किया था। ये योजना वो है जो कि क्या करती है, हमारे फिशरी सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन गैप है उसको पूरा करने का कोशिश करती है। इस पूरे सेक्टर में नए नए आविष्कार करना, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना, ताकि इसको हम तेज़ी से ग्रो कर सकें। ये हमारा मेन पर्पज़ होता है। तो आज हमें भी यहाँ पर इसको लेकर बहुत सारे सॉल्यूशंस लेकर आने होंगे, जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ को इसमें इंक्लूड करना होगा, क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको रिजॉल्व करना होगा अगर हमें फिशरी सेक्टर को इंप्रूव करना है। उसके अलावा जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की हम बात कर रहे थे, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी होगी ताकि मछुआरों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, वो इन मछलियों को पकड़कर अच्छे से यहाँ पर स्टोर करके आराम से एक्सपोर्ट कर सकें। ये सब करने की आवश्यकता है हमें। नाउ ये जो पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया है दोस्तों, इसी के आधार पर आज मैं आप लोगों से एक मेंस का क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को लिखिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। सवाल क्या है, एनालाइज द करंट स्टेट ऑफ इंडियाज फिशरी सेक्टर। भारत का जो फिशरी सेक्टर है इसकी करंट समय पर स्थिति क्या है ये बताइए, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं वो बताना है। उसके अलावा आज के समय पर कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो इस सेक्टर को इम्प्रूव करने के ऊपर काम कर रही हैं, उसमें क्या इफेक्टिवनेस है उसका इवैल्यूएशन करना है, उसमें क्या चैलेंजेस है वो बताना है। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में लिखना है। एक अच्छा आंसर आप लिखकर सबमिट कर सकते हैं। एक बार मैं पहले हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट हैं वो भी एक बढ़िया सा आंसर लिखकर सबमिट कर सके। क्वेश्चन क्या है, भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें, वर्तमान में इसके सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करें और इन चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्र के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों और पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। अब आंसर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। ना दोस्तों, पेज नंबर 12 पर आपको एक छोटा सा न्यूज़ देखने को मिल जाता है, ये वाला। और इस वाले न्यूज़ को हम लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसको ध्यान में रखिएगा। हुआ क्या है, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट शौर्य गाथा को लॉन्च कर दिया है। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसका मेन पर्पज़ क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया एक इवेंट के दौरान, और उस इवेंट का नाम है इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया है यूएसआई ने, दैट इज यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन। तो ये फेस्टिवल का 2nd एडिशन था इस बार 2024 का, जो ये कल शुरू हो चुका है। इससे पहले इसका जो पहला एडिशन है वो पिछले साल किया गया था 2023 में अक्टूबर के महीने में। नाउ क्वेश्चन ये है, ये फेस्टिवल क्या है, इसका महत्व क्या है वो जानेंगे। फिर इसी फेस्टिवल के तहत जनरल अनिल चौहान जी ने प्रोजेक्ट शौर्य गाथा को जो लॉन्च किया है, इस प्रोजेक्ट शौर्य गाथा का मेन पर्पस क्या है वो भी यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल 2024 है, ये इसका दूसरा एडिशन है, 2nd एडिशन है। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। स्पेशली 8 और 9 नवंबर तक चलेगा, यानी आज भी ये फेस्टिवल होने वाला है। इस फेस्टिवल का मेन पर्पस है भारत की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशंस करना, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर चीज़ें डिस्कस करके प्रमोट करना।
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे हम भारत के एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कशन करेंगे, है ना। एक मतलब कह सकते हैं मीनिंगफुल बातचीत होती है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस इनोवेशंस के ऊपर में। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो फेस्टिवल है इसका उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने किया, अलग अलग 3 सर्विस चीफ के साथ में, है ना। और ये जो इवेंट है ये क्या दर्शाता है कि आज जो इंडियन मिलिट्री है दोस्तों, उसका इतिहास कितना ज़्यादा बड़ा है, उसकी लेगेसी को सेलिब्रेट करता है। और इसी के आधार पे यहाँ पर यह प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट शौर्य गाथा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोजेक्ट शौर्य गाथा ये जो इनिशिएटिव है ये किसके थ्रू लॉन्च किया गया है या कौन से बॉडी के बीच का इनिशिएटिव है। तो प्रोजेक्ट शौर्य गाथा ये 2 बॉडीज़ के बीच का इनिशिएटिव है। इसमें एक आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और दूसरा आता है यूएसआई, दैट इज यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन। दोनों ने मिलकर दोस्तों इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन गोल है भारत के मिलिट्री हेरिटेज को प्रमोट करना। इंडिया का जो यहाँ पर एक लेगेसी रहा है, इतिहास रहा है मिलिट्री का, हमारी धरोहर जो है उसको प्रमोट करना। कैसे? इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैला के, डिस्कशंस करके, टूरिज्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करके, ये है मेन पर्पस। और इतना ही नहीं, इस इवेंट के दौरान दोस्तों बहुत सारी किताबों को रिलीज़ किया गया, बहुत सारे जो पब्लिकेशंस है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। खैर ये वाला पॉइंट इतना काम का है नहीं, इसको इतना ध्यान में मत रखिएगा। लेकिन इस इवेंट के दौरान दोस्तों डीआरडीओ का एग्जीबिशन भी आपको देखने को मिलेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक फोटो एग्जीबिशन करने वाला है। इस एग्जीबिशन में हमारे डीआरडीओ के अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है आत्मनिर्भर भारत की तरफ, कितने सारे इनोवेशंस करे गए हैं डिफेंस के मामले में, इन सब चीज़ों को दिखाया जाएगा इस पर्टिकुलर इवेंट के दौरान। तो इस फेस्टिवल का ऑल ओवर द मेन पर्पस है जितने भी नौजवान लोग हैं, यंगर जनरेशन है, उनको इंस्पायर करना। इसमें एनसीसी कैडेट हो जाएगा, स्टूडेंट्स होंगे स्कूल से, दिल्ली एनसीआर के रीजन से कॉलेजेस बहुत सारे होंगे, वो सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सब का इन्वॉल्वमेंट होगा, दिखाया जाएगा, उन सब के इंटरेस्ट को आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में बढ़ाया जाएगा। ये मेन पर्पस है इस फेस्टिवल का। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में या इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो फेस्टिवल है इसको बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ के थ्रू सपोर्ट मिला हुआ है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ब्रिटिश हाई कमीशन, ऐसे यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बॉडीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। इससे पहले इस प्रकार का जो ये इवेंट हुआ था, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में ये सेकंड एडिशन इस फेस्टिवल का, इसका पहला एडिशन पिछले साल 21 और 22 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट किया गया था न्यू दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर के अंदर में। बस इतना यहाँ पर बेसिक डेटा ध्यान में रखिए, एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्पेशली डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। ना दोस्तों, अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है ये आपके पेज नंबर 13 पर प्रेजेंट है और ये आपका बिजनेस पेज है। तो बिजनेस पेज पर इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का ये आर्टिकल क्या बोलता है सुनिए। जोमेटो और स्विगी ये दोनों ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं आज के समय पर हमारे कुछ जो लॉज हैं उसको तोड़ रहे हैं, उन लॉज को वॉयलेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे सीसीआई का कहना है। अब ये सर सीसीआई है क्या? सुनिए, सीसीआई एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसकी वजह से आज हम ये आर्टिकल डिस्कस भी कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं कंपटीशन की तो कंपटीशन होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर कंपटीशन होगा तो चीज़ें आपको बेटर मिल पाएंगी, बेटर सर्विस मिल पाएगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 2 शॉप हैं, ठीक है। अब 2 शॉप हैं, मान लो एक ही शॉप है एक जगह पर। अब अगर एक जगह पर एक ही शॉप है तो जो प्राइस वो डिसाइड करेगा या फिर कह सकते हैं जो भी प्रोडक्ट वो आपको प्रोवाइड करवाएगा, आपको वो परचेज़ करना होगा, चाहे भले ही कैसी क्वालिटी हो। लेकिन बगल में इसकी एक और दुकान खुल गई, अब ये वाली दुकान सस्ते दाम में और इससे अच्छा प्रोडक्ट दे रही है, तो मार्केट के जो लोग हैं दोस्तों वो सीधा कहाँ पे जाएंगे? इस वाली शॉप पर जाएंगे। कहने का मतलब है अब इस शॉप को धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कर देंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको अपना प्रोडक्ट इस वाले से बेहतर करना पड़ेगा और सस्ता अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, इससे ताकि जो मार्केट कैप्चर है वो पहले की तरह कर सके। तो एक हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी है ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। लेकिन कई बार क्या होता है, इस हेल्दी कंपटीशन को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है कंपनीज़ के थ्रू, आपस में मिली भगत करके आपस में मिल जाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, ये कंपटीशन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी कंपटीशन को ख़त्म होने से बचाने के लिए हमारे पास में एक बॉडी है इंडिया के पास में जिसका नाम है सीसीआई, दैट इज़ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखेंगे। नाउ ये एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी है, इन्होंने यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन किया
और इसमें जोमेटो और स्विगी जैसे कंपनी को लपेट लिया। जोमेटो और स्विगी दोनों ऑनलाइन कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। आपको ये फूड डिलीवरी करते हैं, आप ऑर्डर कर ले सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी जो फूड वगैरह है यहाँ से ऑर्डर कर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जोमेटो एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका है। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं, मतलब क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, वही रेस्टोरेंट जोमेटो या स्विगी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जोमेटो से आप मंगाते हैं, आसपास के रेस्टोरेंट को देखते हैं, अगर वो रेस्टोरेंट है जोमेटो पे अवेलेबल है तो आप वहाँ से फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये जोमेटो और स्विगी ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को अपने पास में कैप्चर करने के लिए क्या करते हैं, कई बार ये अलग से उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे स्विगी के ऊपर बताया जा रहा है कि स्विगी ने अपनी बिजनेस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए ये बोला है कि कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, ध्यान में रखिएगा, कुछ गिने चुने रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये अलग से फ़ायदा प्रोवाइड करवा रहे हैं। जोमेटो उनके साथ में पार्टनरशिप कर रहा है, स्विगी उनके साथ में पार्टनरशिप कर रहा है। अब आप समझिए, कुछ रेस्टोरेंट्स को अगर ये ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करवाएंगे, उनको ज़्यादा प्रमोट करेंगे, तो बाकी सारे रेस्टोरेंट का काम ख़त्म। तो वो कंपटीशन कहाँ गया? कुछ रेस्टोरेंट क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पेमेंट दे देंगे स्विगी को, जोमेटो को। अब स्विगी जोमेटो क्या करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, उनके रेस्टोरेंट्स को ही बढ़ावा दिखाएंगे, आगे बार बार दिखाएंगे। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे स्विगी भी बदले में, या ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी क्या करेंगे, इन रेस्टोरेंट्स को सपोर्ट करेंगे। तो कुछ रेस्टोरेंट्स को सपोर्ट मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल पा रहा है, जबकि यहाँ पर एक इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए था, जो नहीं है। जिस वजह से यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई आप ये कंपटीशन, जो हेल्दी कंपटीशन है, उसको डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि अब आपस में मिल गए हैं आप लोग। खुद यहाँ पे लोग जो है उनको दूसरा ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, वही रेस्टोरेंट दिख रहा है, उनसे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या होगा, दूसरे रेस्टोरेंट का तो काम तमाम। तो ये जानबूझ के कंपटीशन ख़त्म किया गया या नहीं किया गया? किया गया। तो इसी चीज़ को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन जारी किया गया है जोमेटो और स्विगी के ऊपर में, कि इन्होंने कुछ एंटी ट्रस्ट लॉज को यहाँ पर तोड़ा है। तो कुछ सेलेक्टेड रेस्टोरेंट्स को इन्होंने फेवर किया है, ये बेसिकली यहाँ पर एलिगेशन है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा ना, वो बनेगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। CCI क्या है, कैसे वर्क करता है, आइए चलिए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रकार की स्टैचुरी बॉडी, और मैंने कई बार आपको क्या बताया है, स्टैचुरी बॉडीज़ वो बॉडी होती हैं जिसको एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। तो इसको कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत बनाया गया। ठीक है, तो भारत सरकार की यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मेन काम है कॉम्पिटिशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। इसको तैयार किया गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे वर्किंग में 2009 से यहाँ पर शुरू हुआ। और ध्यान में रखिए कि ये जो एक्ट है ये आ गया, नया एक्ट बन गया, 2009 से बॉडी बननी शुरू हुई, काम करना शुरू किया गया। लेकिन प्रॉब्लम्स ये हैं, क्या इससे पहले कोई बॉडी नहीं हुआ करती थी जो कंपटीशन को हैंडल कर सके? तो सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि सर ये बॉडी अगर 2009 में आई है, 2002 के एक्ट के तहत इसको तैयार किया गया है, तो उससे पहले कुछ नहीं था क्या कि जो भारत में कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन कर सके? तो इससे पहले एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम है MRTP एक्ट। ध्यान रखिए, MRTP क्या है? यह है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट 1969। तो इसी को ही ख़त्म किया गया था, इस एक्ट को रिप्लेस किया गया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत। और इसी एक्ट के तहत हमारे पास में क्या हुआ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनकर आया। समझ रहे हैं ना इस बात को? अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का ही मेन पर्पज़ है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कॉम्पिटिशन के एस्पेक्ट में। और इसके लिए यहाँ पर ये क्या करते हैं, सभी के साथ में एंगेजमेंट करते हैं। उसके अलावा एक कह सकते हैं इसको एक नॉलेज इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और इसके रोल हैं। अब फंक्शन रोल आप समझ गए होंगे क्या है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं, फिर भी बता देता हूँ कि मान लो कंपटीशन के ऊपर में जो बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको रोकना। कई बार आपने देखा होगा कुछ रेडी वाले होते हैं, आपस में साथ में खड़े होते हैं, है ना, तो वो आपस में मिलकर एक रेट डिसाइड कर लेते हैं, वो प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा रेट डिसाइड कर लेते हैं, सब वही देने लगते हैं, कार्टलाइजेशन जिसका नाम आपने सुना होगा। तो ऐसी चीज़ों को भी काउंटर करने के लिए जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वर्क करता है, ध्यान में रखिए। तो ये बात हो गई हमारे आज के कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। एक प्रकार की स्टैचुरी बॉडी है, पावर्स कहाँ से मिलती हैं और कौन से एक्ट को रिप्लेस किया गया था। पहले हमारे पास में MRTP एक्ट था, उसको हटाने के बाद में ये वाला एक्ट आया है। ये चीज़ें हैं जो दिमाग में बैठानी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज होता रहे, दिमाग में चीज़ें बैठती रहें। अगली खबर पर आते हैं। नाउ ये जो फोटो आपको दिख रहा है दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर इस फोटो को शेयर किया गया है। ठीक है, ये फोटो कहाँ का है? ये रणजी ट्रॉफी का जो मैच है बिटवीन केरला एंड उत्तर प्रदेश, उसका फोटो है। लेकिन हुआ क्या कि भारी बारिश हुई जिसकी वजह से यहाँ पर यह मैच को रद्द कर दिया गया।
स्पेशली थिरुवनंतपुरम में क्रिकेट ग्राउंड का ये आपको दृश्य नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ये बारिश हुई तो उसके बाद कुछ बर्ड्स यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं जिनका नाम है कॉमन एग्रेट। तो कॉमन एग्रेट जो है ये बर्ड्स ये एंजॉय कर रही हैं इस बारिश को, तो चर्चाओं में है। ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कॉमन एग्रेट के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस खाली 2-4 लाइनें बता रहा हूँ, प्लीज़ उसको बस खाली ध्यान में रखना। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये जो कॉमन एग्रेट है इसको हम ग्रेट एग्रेट के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है आर्डिया एल्बा। इसको कॉमन एग्रेट, लार्ज एग्रेट कह लो, या फिर कह सकते हैं ओल्ड वर्ल्ड एग्रेट कह लो, इस नाम से भी जानते हैं। वाइट एग्रेट, ग्रेट वाइट एग्रेट हो गया, ग्रेट वाइट हेरोन हो गया, ये सब नाम इसी के हैं। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो एक बड़े साइज़ का वर्ड है और स्पेशली वाइट कलर का आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इसी यहाँ पे कॉमन एग्रेट की 4 सब स्पीशीज़ हैं, 4 ऐसी प्रजातियाँ जो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और सदर्न यूरोप में भी पाई जाती हैं। हाल ही में धीरे धीरे करके यहाँ पर ये नदर्न यूरोप तक ये बर्ड्स जा चुकी हैं, फैल चुकी हैं वहाँ तक। और आज जितने भी हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, थोड़े बहुत ऐसे रीजन दुनिया में जो थोड़े गर्म है, टेम्परेट रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर ये बर्ड्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वहीं पर इनकी जो प्रॉपर नेस्टिंग वगैरह है वो देखने को मिलती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली IUCN स्टेटस, IUCN में इनको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल है। ज़्यादा चिंता का विषय इन बर्ड्स को लेकर स्पेशली है नहीं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर पेज नंबर 4 पर एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिल जाती है, ये वाली, जो कि स्पेशली GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। क्या बात हो रहा है? जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चाओं में आया। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में आपको ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रिसेंटली 10 हाथियों की जान चली गई। फिर उसके बाद में एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बैठाया गया ताकि पता लगाया जा सके आखिरकार पीछे इसके कारण क्या है। उस इन्वेस्टिगेशन में पता ये चला कि इन 10 हाथियों ने ज़्यादा मात्रा में कोडो मिलेट खा लिया था। मिलेट क्या होता है? मोटा अनाज, जिसको हम लोग बोलते हैं बाजरा, जोवर, रागी, ये सब मिलेट्स हैं। इसमें एक वेराइटी आती है कोडो मिलेट की। तो कोडो मिलेट यहाँ पर इन्होंने खा लिया, ऐसा कोडो मिलेट जिसमें फंगल इन्फेक्शन हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर ये कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में है। लेकिन जैसे यहाँ पर इन 10 हाथियों की जान गई, उसके बाद में मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ का जो वन विभाग है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि बाकी जो बचे कुचे एलिफेंट्स हैं उनके बॉडी पे एक सैटेलाइट कॉलर लगाया जाएगा। सैटेलाइट कॉलर उनको पहना दिया जाएगा ताकि उन वाइल्ड एलिफेंट्स को ट्रैक किया जा सके, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी हमारे पास में प्रेजेंट रहे। और ये जो कॉलर्स है काफ़ी सेफ होते हैं। ऑलरेडी कई सारे राज्यों में, स्पेशली तमिलनाडु हो गया, उसके अलावा असम, वेस्ट बंगाल में ये ऑलरेडी कॉलर्स का इस्तेमाल हो रहा है। बस ये कुछ छोटी सी जानकारी है। अब जैसे कि आपको पता है, आज से 4-5 दिन पहले मैं आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? जो कोडो मिलेट है, इसके बारे में। क्वेश्चन दोस्तों कोडो मिलेट से भी लेकर बन सकता है। चलिए बात करते हैं पहले टाइगर रिजर्व के बारे में, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो दोस्तों यहाँ पे जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आप देख पाएंगे मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में जो ये टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये 2 पहाड़ियों के बीच में आता है। एक ऊपर आपको नजर आएगी विंध्या रेंज और नीचे है सतपुरा रेंज। तो विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में जो आपका टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है वही है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कौन कौन से 2 रेंजेस है जिसके बीच में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इस टाइगर रिजर्व को एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1968 में। बाकी यह टाइगर रिजर्व बनकर आता है 1993 में। अब यहीं पर 10 एलिफेंट की जान गई। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उन हाथियों ने कोडो मिलेट खा लिया था। कोडो मिलेट क्या है? कोडो मिलेट का साइंटिफिक नेम है पैस्पेलम स्कोरोबिक्यूलेटम। अब ये साइंटिफिक नेम वगैरह ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, विकीपीडिया पर मिला तो लगा दिया। कोडो मिलेट की जब बात होती है तो उसको हम कोदरा भी बोलते हैं, या फिर वरगु के नाम से भी यहाँ पर भारत में इसको जाना जाता है, ठीक है। ये जो फसल होती है ना कोडो की, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, टाइट होती है और ड्राफ्ट टॉलरेंट होती है, यानी कितना भी सूखा पड़ा रहे वहाँ पे आराम से ग्रो कर सकती है, ऐसी फसल है। इस कोडो मिलेट के अंदर में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स करंट समय पर प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ में एक स्टेपल फूड है। ज़्यादातर जो आदिवासी कम्युनिटीज़ है दोस्तों वो इसको यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। और भारत में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोग हैं, जिनकी आय बहुत ज़्यादा कम है ना, तो आर्थिक रूप से यहाँ पे बहुत कमज़ोर हैं, वो लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको कंज्यूम करते हैं क्योंकि चीपर मिलता है। उसके अलावा कोडो को ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन वाला क्लाइमेट बेस्ट होता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये जो कोडो मिलेट है ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। स्पेशली मध्य प्रदेश एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है 2020 के रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग।
और मध्य प्रदेश के अलावा ये मिलेट गुजरात, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और बाकी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी ग्रो किया जाता है। कोडो मिलेट आज भारत के अलावा पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, उसके अलावा वियतनाम, थाईलैंड, वेस्ट अफ्रीका, यहाँ सभी जगह पे ग्रो किया जाता है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, जो हाथियों की जान गई है उसके पीछे का मेन कारण क्या है कि भाई इस कोडो मिलेट के अंदर में कुछ फंगल इन्फेक्शन था जिसकी वजह से, जिसको खाने की वजह से उन हाथियों की जान चली गई। तो एक रिसर्च पेपर ये बोलता है कि कोडो मिलेट के अंदर एक चीज़, एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं साइक्लोपायोजोनिक एसिड। तो ये जो एसिड है दोस्तों एक माइकोटॉक्सिन है, ये कोडो मिलेट के बीज से रिलेटेड है। और कई बार यहाँ पर इस एसिड की वजह से जब आप कोडो मिलेट कंज्यूम करेंगे तो कोडो पॉइजनिंग हो सकती है एक इंसान को। और कोडो पॉइजनिंग नाम की जो बीमारी है सबसे पहली बार मिड 80s के समय पर रिकग्नाइज की गई थी। तो कोडो पॉइजनिंग में होता क्या है, जब आप इस कोडो मिलेट को ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं या स्पेशली यहाँ पर जब फसल उग रही है तो फसल मैच्योर हो चुकी है, कटाई का समय है, लेकिन उसके बाद अगर बारिश पड़ जाए तो इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से इसको बोल देते हैं पॉइजनड कोडो। और पॉइजनड कोडो को दोस्तों मतवाना कोडो, मटोना कोडो के नाम से भी जाना जाता है नदर्न इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ये जहर साबित हो जाता है एक इंसान के लिए या जानवर के लिए। तो कोडो पॉइजनिंग मेनली क्या करता है, एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर में नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ब्रेन को सीधा डैमेज करता है। और ब्रेन के साथ साथ जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ पर वो क्रिएट करता है। समझ रहे हैं? और जब भी यहाँ पर कोडो पॉइजनिंग किसी को होता है तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे उल्टी आना है ना, उसके अलावा अनकॉन्शियसनेस सा जैसा क्रिएट होना, उसके अलावा जो नसें वगैरह वो बहुत तेज चल रही होती हैं, हाथ पैर कांप रहे होते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर सीन क्रिएट होने लगता है इस कोडो को कंज्यूम करने के बाद। तो कोडो मिलेट क्या है, आई होप आपको बढ़िया तरीके से एक क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों वैसे तो हमें सेशन को समाप्त करना है, तो एथिक्स को लेकर जो इंपॉर्टेंट कोट है वो हम डिस्कस करें नहीं आज, तो कर लेते हैं फटाफट, कल भी डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज एथिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कोट है जहाँ पे बात हो रही है, देयर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ देन विनिंग और लूजिंग अ गेम। भाई लाइफ में हम देख पाते हैं जीत या हार, उसके अलावा कुछ नहीं, हार या पार, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे लियोनेल मेसी का कहना है कि बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में विनिंग और लूजिंग के अलावा। चलिए वो क्या है वो बताते हैं। जिंदगी केवल यहाँ पर जीत हार पर डिपेंड नहीं है दोस्तों। लाइफ के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका कैरेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी ऑनेस्टी, आप कितने सच्चे हैं, आपके जो वैल्यूज़ हैं, आपका स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़, वो मैटर करता है। इतना ही नहीं, लाइफ में अगर हम देखें तो एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है, फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में, दोस्त के साथ में, जो आज बहुत टिपिकल है या ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इतना अच्छा मित्र नहीं देखने को मिलता, होते हैं बहुत कम होते हैं। तो ये जो कनेक्शन है दोस्तों, ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से भर देता है। केवल लड़ते रहना कि जीतना ही जीतना है, ये सब करना, उसके अपार्ट ऑफ दिस ये सब चीज़ें भी ज़्यादा हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपके लाइफ के चैलेंजेस को आसान बना देती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लाइफ में एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस है ग्रो करने का, चीज़ों को सीखने का। ऐसे नहीं है बस खाली भिड़े पड़े हैं कि मुझे ये करना है और कर रहे हैं, आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, आपकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये है ग्रो करने का, चीज़ों को सीखने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का डेली बेसिस पे। एक लंबा प्रोसेस है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और केवल यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं तो वहीं पे नहीं रहना है, केवल जॉब ही मेरी ज़िंदगी की है पूरी, ऐसा नहीं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक इंसान की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ सबसे पहले आनी चाहिए। लाइफ में जीतना हारना दूसरी चीज़ है, वो एक दूसरा गेम है। लेकिन यहाँ पे बॉडी का ध्यान में रखना, अपने माइंड का ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अपने जर्नी को और लंबा लेकर जा पाएंगे अच्छे से। लाइफ में पैशन जो आपका दिखाना है ना, वो जो पैशन है वो आपके अच्छे फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलबींग के बाद ही मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका गोल है, उसको एंजॉय करना सीखिए। अगर आपके उस गोल में, उस जर्नी में एंजॉयमेंट नहीं है तो बिलीव मी बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है वो गोल को अचीव कर पाना। उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, अपना जितने भी लव्ड वंस हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, स्पेशली फैमिलीज़ की जब बात आती है ना, और एंजॉय करते करते यहाँ पर चीज़ों को अचीव कीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाती है। समझ रहे हैं? चलिए आगे आते हैं। नाउ आते हैं आज के अपने आंसर की तरफ। जो स्टार्टिंग में आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया था,
अब आप कहोगे सर आज एडिटोरियल डिस्कस नहीं किया। यार एडिटोरियल बकवास है, आज टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। ब्रिक्स वाले समिट को लेकर बात हो रही है, आज से 4 दिन पहले का वीडियो ओपन कर लो, थंबनेल वाला आर्टिकल लगा है, बड़ा डिटेल से डिस्कशन किया ब्रिक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। उसके अलावा फ्रंट पेज पर नागालैंड के इशू के बारे में बात हो रही है, अगेन वही 4 दिन पहले वाले वीडियो को ओपन करना, वहाँ पे दूसरा या तीसरा आर्टिकल मैंने नागालैंड के इशू के बारे में डिस्कस किया है, नागालैंड इंसर्जेंसी के बारे में, नागा ट्राइब्स के बारे में। तो वहाँ पर भी अगेन दोबारा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो नई इन्फॉर्मेशन थी वो कवर करना ज़रूरी है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। चलिए अब आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये था कि आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। कि हाँ, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल्स के मामले में। और दूसरा भी सही है कि हाँ, इंडिया ज़्यादातर जो पाम ऑयल इंपोर्ट करता है वो इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन, आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है वीडियोस को। बाकी मॉर्निंग वाला वीडियो शुरू कर दिया गया है, मॉर्निंग में आपको इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से बहुत सारा कंटेंट आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये वीडियो हमने भी कवर किया ही किया है। चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।